नेक्स्ट है टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। देखो भाई इसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट है ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर और सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर, दैट इज डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो देखो इसमें क्या लिखा है, डी ब्रोगली इन 1924 प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड ऑल्सो एग्जिबिट ड्वेल बिहेवियर दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। This means that just as the photon has momentum as well as wavelength, electrons should also have momentum as well as wavelength. De Broglie from this analogy gave the following relation. देखो भाई जो डी ब्रोगली है उन्होंने हमें यह बताया कि जैसे लाइट यानी फोटोन का ड्वेल बिहेवियर होता है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करता है, वैसे ही मैटर भी ड्वेल बिहेवियर शो करेगा यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, ड्वेल बिहेवियर शो करेगा। तो इसका पार्टिकल नेचर हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे वेव नेचर की। देखो भाई इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के लिए अगर हम लैम्डा की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो ये रिलेशन डी ब्रोगली ने दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम यानी एच अपॉन पी, और इसको हम लिखते हैं एच अपॉन एम वी। अब देखो एक रिलेशन तो ये हो गया, इसके अलावा यहां पे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन यहां पे एनसीईआरटी में गिवन है, और एनसीईआरटी में अगर एग्जांपल गिवन है तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे सीख लेते हैं। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये सबको पता है। अब मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा m इंटू के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम वी क्या होता है, ये एम वी होता है मोमेंटम, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ पी स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा m इंटू के। तो यहां से हम मोमेंटम क्या लिख सकते हैं भाई, अंडर द रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब इसके अलावा देखो जब हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं जिसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जाता है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखते हैं, बोलो भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q इंटू वी। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो इसको इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2m इंटू क्यू वी। अब यहां पे m क्या है, m है मास ऑफ पार्टिकल, और q क्या है, q है भाई चार्ज ऑफ पार्टिकल, और v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जिस पोटेंशियल से हमने चार्ज पार्टिकल को मूव करा है। ठीक, तो अब देखो यहां पे अगर ये वैल्यूज पुट कर दे आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, जो डायरेक्ट आप एनसीईआरटी में लिख सकते हैं, वो ये h अपॉन अंडर द रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर द रूट 2m इंटू q इंटू v। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो यहां से एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, यहां से एग्जामिनर आपसे ना लैम्डा के रेशो पूछ सकता है। जैसे पूछ लिया लैम्डा प्रोटॉन डिवाइड बाई लैम्डा अल्फा पार्टिकल, इसके लिए बताओ। अब आपको पता होना चाहिए भाई, देखो जैसे प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस है, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम प्लस 2। तो यहां पे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, ई चार्ज होगा, तो हीलियम पे चार्ज कितना होगा, प्लस 2e होगा। हाइड्रोजन का मास अगर m है तो हीलियम का मास कितना होता है, 4m होगा, यानी उसका 4 टाइम होगा। तो यहां से आप इनमें आपस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है आपका, जैसे भाई यहां पे डायरेक्ट आप लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन अगर लिखते हैं, मैं इस साइड लिख देता हूं, देखो यहां पे नजर आ जाएगा लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन अगर लिखता हूं, यह आएगा 150 अपॉन वी होल अंडर द रूट। तो ये एंगस्ट्रॉम में आपका लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अगर आप उसको वी पोटेंशियल से मूव कराते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर आप प्रोटॉन के लिए बात करें, प्रोटॉन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ये यूज कराया गया था, डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आंसर पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर प्रोटॉन के लिए लिखना चाहे 0.286 अपॉन अंडर द रूट वी। वैसे ही अल्फा पार्टिकल के लिए अगर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, 0.101 अपॉन अंडर द रूट वी। तो ये सारे आंसर किस में आएंगे, एंगस्ट्रॉम में आएंगे। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, कर लेंगे, हो जाएगा। तो यहां पे ये था आपका मेन इक्वेशन जो आपको डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और एक्स्ट्रा अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो ये वाला लिख लो, बस एक ये फॉर्मूला, ठीक, और 2 ये इक्वेशन लिखो। लिख लिया भाई, आगे बढ़ जाए, हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, हो गया नोट डाउन। अब इसके बाद देखो डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो करता है, यानी अगर वो जैसे अब nth ऑर्बिट की अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस है, ये nth ऑर्बिट है, तो इसमें वो वेव की तरह ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, ऐसे वेव बन रही होगी। तो इस वेव का जो वेवलेंथ होगा यहां पे ये लैम्डा होगा, ठीक है भाई।
और अगर मान लीजिए हमारे यहां पे एक nth ऑर्बिट में n वेव्स बन रही हैं, तो यहां पे ये टोटल इसका जो यहां पे सरकमफ्रेंस आएगी वो कितना आएगा? अगर एक वेव लैम्डा है, एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है, तो n वेव का कितना हो जाएगा टोटल? n लैम्डा। तो n लैम्डा को आप बोलेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का। तो अब देखो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू क्या है? h अपॉन mv है कि नहीं है? ठीक, अब मैं उधर mv को ले जाऊंगा और 2 पाई को इधर ले आऊंगा, तो mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इक्वेशन किसने दी थी? डी ब्रोगली ने दी। लेकिन डी ब्रोगली ने इस इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी, ये इक्वेशन किसने दी थी? बोर ने दी थी। बोर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था, लेकिन बोर ने इस इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बोर की इस इक्वेशन को किसने एक्सप्लेन किया? ये डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया है। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। यानी हम यहां पे ये कह सकते हैं एन लैम्डा से हमें ये समझ में आया भाई, जो सेकंड ऑर्बिट अगर होगा तो उसमें 2 वेव बनेंगी, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव बनेंगी, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव बनेंगी, फिफ्थ ऑर्बिट में 5 वेव बनेंगी। ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसमें कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे भाई। तो ये हो गया, तो यहां पे इस इक्वेशन को हमने जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन द मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो मोशन में है वो वेव नेचर शो करेगा। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड। यानी जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम दौड़ रहे हैं या एरोप्लेन चल रहा है, क्रिकेट बॉल मूव कर रही है, तो ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है जो इनके मूवमेंट के कारण इनकी वेवलेंथ हम क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? क्योंकि इनका वेवलेंथ जो आएगा बहुत ही कम आएगा। यहां पे एक एग्जांपल से भी आपको समझाया गया है, अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड अदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स with very small mass can however be detected experimentally। देखो भाई, जिनका मास बहुत कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तो इनका वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जैसे हम खुद हैं या एरोप्लेन है या क्रिकेट बॉल है, इनका मास ज्यादा होने के कारण इनका वेवलेंथ बहुत कम आता है, तो जो डिटेक्ट नहीं करता, जो जिसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो इसमें देखो, यहां पे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है, प्रॉब्लम है 2.12, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो भाई, यहां से अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू आप पुट करते हैं, तो यहां पे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी करेंगे। एच की वैल्यू आपको पता है, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, वैल्यूज पुट करी तो लैम्डा आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर। तो देखो कितना कम आ रहा है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम कौन से पार्टिकल के लिए बात करते हैं? मैक्रो पार्टिकल के लिए बात नहीं करते, बल्कि माइक्रो पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 2.13 द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg इफ का इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। देखो, या तो यहां से आप कैलकुलेट कर दो जैसे इसने बताया है भाई, काइनेटिक एनर्जी से और मास से आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, फिर वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वेवलेंथ फाइंड आउट कर लिया। या आप डायरेक्ट कर दो जो मैंने आपको बताया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर द रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, कर लेंगे नहीं कर लेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पैटर्न के एग्जांपल अगर आपके एनसीईआरटी में है तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो मास ऑफ फोटोन फाइंड आउट करना है, आपको लैम्डा गिवन है, ठीक, तो एच आपको पता है, लैम्डा गिवन है, और वेलोसिटी आपको पता फोटोन की कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से आप मास ऑफ फोटोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट यानी ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron। देखो भाई, यहां पे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का यह कहना है, यहां पे हम मूविंग पार्टिकल का एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम यानी एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था जिसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां पे डेल्टा पी एक्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी। तो फिर यहां से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन अपॉन एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये इक्वेशन आ गई। तो यहां पे डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। भाई पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी है? डेल्टा पी एक्स और डेल्टा वी एक्स है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
इफ पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी अगर डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है देन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, यानी देन जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो भाई यहां पे आप लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स। अब आपको पोजीशन बहुत अच्छे से पता है, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये अगर वेरी स्मॉल होगा तो यहां पे इसकी वैल्यू जो आएगी डेल्टा वी की दैट विल बी वेरी लार्ज, यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी वेरी लार्ज। तो ये इस लाइन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, ऑन द अदर हैंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रिसाइजली, यानी डेल्टा वी एक्स इज वेरी स्मॉल देन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, यानी डेल्टा एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी आप बता ही नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, यानी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अगर हम यहां पे बोलते हैं भाई डेल्टा एक्स इनफाइनाइट है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी इनफाइनाइट है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई, ये हो गया, यहां पे आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर ही रखे हैं। अब इसके बाद ये देखो, नेक्स्ट इसमें ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, इसमें देखो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी ये बोलता है कि आप है ना, जैसे बोर ने क्या बोल दिया भाई, एक फिक्स सर्कुलर पाथ है और इलेक्ट्रॉन वहां पे चक्कर लगा रहा है, तो ये बोल रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि आप ऐसे फिक्स पाथ इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते, और ना कि ओनली इलेक्ट्रॉन का, अदर माइक्रो पार्टिकल का भी आप नहीं बता सकते हैं। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। यहां पे वही बात इसने बोला है, जैसा मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि उनकी जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, कि आप ये नहीं बोल सकते कि इसी फिक्स पाथ में चक्कर लगा रहा है, ठीक, तो उसके लिए सही है, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का यहां पे मास ज्यादा होगा, तो ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आ जाएगा? टेंड्स टू जीरो आ जाएगा। तो उसमें आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम उसका बता सकते हैं। ठीक, तो ये माइक्रो पार्टिकल के लिए है, ना कि मैक्रो पार्टिकल के लिए है। ठीक है भाई, तो इसमें इसने एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया है, जैसे इसने मास ले लिया, इलेक्ट्रॉन का मास लेके आपको अनसर्टेनिटी बताई है, और इसके साथ साथ इसने यहां पे नॉर्मल जो आपका एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मास लेकर के भी अनसर्टेनिटी बताई है। नॉर्मल इसने मिलीग्राम में मास लिया 10⁻⁻⁶ kg, तो उसमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना? 10⁻28 आया, जबकि इसने जब इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट की तो वो कितनी आ रही है? अराउंड 10⁻⁴ आ रही है। तो वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है 10⁻28, ये फिर भी कंसीडरेबल है। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखो नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। इट देयरफॉर मींस दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन हैज at a given position and momentum. This is what happens in the quantum mechanical model of atom. यानी वही बात बोली है कि हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पे पाया जा सकता है, ये नहीं बोल सकते कि इसी सर्कुलर पाथ में पाया जाएगा। ठीक, तो यहां पे ये इसकी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट देखो इसके बाद प्रॉब्लम 2.15, A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is uncertainty involved in the measurement of its velocity? देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल इजी है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जो आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है सेम आपके एग्जाम में भी आंसर गिवन था। ठीक, तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इसको सोल्व करते हैं। यहां पे आपको डेल्टा वी फाइंड आउट करना है, और डेल्टा एक्स गिवन है कितना? 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज 10⁻11 मीटर, ये लिख सकते हैं। अब यहां पे वैल्यूज पुट करो। डेल्टा वी क्या होता है? h अपॉन
4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। तो h की वैल्यू है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स 10 की पावर माइनस 11 है और ये है m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इसको सॉल्व करो भाई, ये अप्रोक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 पे जाएगा अप्रोक्स, ठीक। तो इसको सॉल्व करो, 2 ये 1/2 आ गया, तो 1/2 है, ये 9.1 है, तो ये हो गया 1/18, ठीक। अब 10 की पावर सोल्व करते हैं, 10 की पावर यहाँ पे ये 31 आएगा, 10 की पावर माइनस 31 kg होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 और इसको सोल्व करोगे 10 की पावर ऊपर आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 1/18 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस फॉर्मेट में आंसर नहीं गिवन था, तो इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व करते हैं, 1/18 को आप लिख सकते हैं 0.018 जा कितना आएगा भाई 90, फिर 18 जा कितना आएगा 90, 18 जा 90 इंटू 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 5.55 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम का आंसर बताऊं कितना आया था, एग्जाम में जो क्वेश्चन था उसमें 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। देखो अप्रोक्स सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है तो इसलिए मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, बाकी एग्जाम में ये था। एग्जाम में चारों ऑप्शन में ये 5.79 गिवन था, बाकी 10 की पावर में चेंज था, जैसे 10 की पावर 5 कर दिया, 10 की पावर 4 कर दिया, 10 की पावर 6 कर दिया, 10 की पावर 7 कर दिया, ये चार ऑप्शन थे। तो वहां से आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टेंशन ही खत्म हो गई, सब में सेम आ रहा है, मेन आपको 10 की पावर पे ध्यान देना है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, देखो भाई इसका आंसर भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं, ये गिवन है देखो, ठीक। अब नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम 2.16, ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो देखो सबसे पहले यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो अनसर्टेनिटी कितनी है 45 का 2%, ये फाइंड आउट कर लो, 45 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यह आ जाएगा 0.9, ठीक, ये आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो डेल्टा एक्स ये आ जाएगा फॉर्मूले से, आपको पता है, यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई मास कितना है 40 ग्राम, केजी में पुट करेंगे, 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी आ रहा 0.9। इसको सोल्व करना है, कर लो भाई सोल्व, ये जाएगा लगभग 2 पे और ये भी 2 पे कैंसिल, तो ये 1/80 हो गया, यहां से 1/80 और वो भी तो है मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो 0.9 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 72, ठीक। इसको 1/72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ऊपर आ जाएगा 10 की पावर माइनस कितना आ गया 10 की पावर, ये आ गया माइनस 31। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे, ये तो 10 की पावर माइनस 31 से भी कम हो जाएगा, मतलब 10 की पावर और भी, जैसे 10 की पावर माइनस 31 है ना, इसको आप लिखो 1/70 है, तो 1/70 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 14, तो 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 33, अप्रोक्स इतना अनसर्टेनिटी आएगा आपके पोजीशन में, जो कि क्या है नेग्लिजिबल है। तो जो हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे गोल्फ बॉल है, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, हम ह्यूमन बीइंग है या एरोप्लेन है, उनके लिए क्या आएगा, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या वेलोसिटी नेग्लिजिबल आता है, ठीक। इसलिए हम किसके लिए बात करते हैं, माइक्रो पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट है रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल, ये फिर से आ गया, देखो इसमें क्या लिखा है, in Bohr model an electron is regarded as a charged particle moving in well defined circular orbit about the nucleus. The wave character of the electron is not considered in the Bohr model. देखो भाई बोर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, जिसको क्या हुआ भाई हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर सेकंड इसने क्या बोला भाई, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसने कंसीडर नहीं किया था, ओनली उसने पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है वेव नेचर भी शो करता है, क्योंकि डी ब्रोगली ने वेव नेचर की हेल्प से mvr इक्वल टू nh/2π को भी प्रूव करके दिखाया है, ठीक। फिर इसके बाद ये आ गए भाई श्रोडिंजर भाई साहब, श्रोडिंजर भाई साहब ने क्या दिया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें देखो अगर आप श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात करेंगे भाई, उसको सोल्व करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए, ठीक। तो यहां तो मैं बोर्ड पे आपको सोल्व करके नहीं बता सकता, वैसे भी यहां पे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में आपके इसमें एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराऊंगा। देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे आप मेरे साथ साथ और पढ़ेंगे। सेकंड पैसेज में देखो क्या लिखा है,
Quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of motion of the microscopic object that have both observable wave-like and particle-like nature. ठीक, तो यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स में हम वो पढ़ते हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जो ड्वेल बिहेवियर शो करते हैं। फिर इसके बाद ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखी है, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहां पे आ जाओ, हाइड्रोजन एटम एंड Schrodinger wave equation. When Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution given the possible energy levels the electron can occupy and corresponding wave functions psi of the electron associated with each energy level. These quantized energy states and corresponding wave function which are characterized by set of three quantum numbers, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो भाई, जब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो उसने हमें एनर्जी लेवल बताए, तो उन एनर्जी लेवल को हम किसके बेस पे डिफाइन करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बेस पे। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, the wave function is a mathematical function whose value depend upon the coordinate of the electron in the atom and does not carry any physical meaning. Such wave function of hydrogen or hydrogen like species with one electron are called atomic orbitals. देखो भाई, ये वेव फंक्शन जो है इनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, बस ये हमें ये बताएंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जा सकता है, ओनली ये बताएंगे, इसमें ये लिखा हुआ है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उनको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहेंगे। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट। ठीक, देखो भाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये क्या है? ये साई जो है ना, ये साई जो है, दिस इज इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। ठीक, तो इस साई को हम सोल्व करते हैं तो साई का स्क्वायर करेंगे, तो साई का स्क्वायर करके इसका मैग्नीट्यूड जो फाइंड आउट करते हैं, अगर ये 0 आता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक, यानी वो क्या है? वो आपका नोड है। ठीक, नोड बोल सकते हैं या नोडल प्लेन बोल सकते हैं, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। और जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी तो हम यहां पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, यानी साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर इसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, इसमें यही बताया गया है भाई, जो इलेक्ट्रॉन है आपके उसमें एनर्जी ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। एनर्जी ऑर्बिट डिफाइन किए जाते हैं किससे? एक तो आपका एन से, एक एल से, एम से। सेकंड पॉइंट लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पाए गए हैं, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं, वो किसका रिजल्ट है? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आए हुए रिजल्ट है। थर्ड है, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, यानी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी हम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, ये हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Next, the path of an electron in an atom therefore can never be determined or known accurately. This is why you shall see later on one talks of only probability of finding the electron at different point in an atom. तो हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाएगा, इसलिए हम क्या बात करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पाया जा सकता है और उनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक, तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एक वेव फंक्शन है जो एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता है। ठीक, फिर इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वैसे इसमें कोई खास है नहीं। और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह, साई स्क्वायर अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, साई स्क्वायर अगर 0 है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, उसको हम नोड कहेंगे। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, पहले ही मैं आपको बोल चुका हूं। नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको मेन फोकस करना है। नेक्स्ट देखो, अब भाई यहां पे अगर हम क्वांटम नंबर की बात करें तो यहां पे 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। एक तो है स्मॉल एन, स्मॉल एल, स्मॉल एम और स्मॉल एस। तो सबसे पहला पढ़ेंगे स्मॉल एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये इसकी वैल्यू क्या होती है? n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज होती हैं, मतलब और भी ज्यादा हो सकती है, इनफाइनाइट तक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है? साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। देखो भाई, हमने क्या लिखा था? n से आपने देखो r लिखा था आपने, n इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप वहां पे ऑर्बिट का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। और एनर्जी भी आपने लिखा था, क्या था? -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर,
ये थी आपकी जूल पर एटम में एनर्जी। तो यहां पे n आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी बता रहा है, यानी उस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। नेक्स्ट है, ये किसके लिए है भाई, फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, यानी हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2 एटसेट्रा। एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड ऑन n। ठीक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये अभी मैंने रिवाइज भी आपको करवा दिया। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई द सेल, ये बताएगा कि कौन सी सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे डिफाइन करते हैं। विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीज, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे n है, n इक्वल टू 1 है, उसमें एक ऑर्बिटल होगा, n इक्वल टू 2 में कितने ऑर्बिटल आएंगे, 4 ऑर्बिटल आएंगे, n इक्वल टू 3 में कितने आएंगे, 9, n इक्वल टू 4 में, 4 सेल में 16, n इक्वल टू 5 यानी 5th सेल में आएंगे 25। तो ऐसे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने इंक्रीज होते जाएंगे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल nth सेल में कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे, ये आपको याद करना है। ठीक, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n कंस्टिट्यूट ए सिंगल सेल ऑफ द एटम। तो ये सारे ऑर्बिटल क्या बनाएंगे भाई, एक सिंगल सेल बनाएंगे n की एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए। ठीक, तो अब देखो भाई, एक nth सेल है, एक nth सेल है। ठीक, इसमें ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, ऑर्बिटल्स हो गए n स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो nth सेल में टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, बोलो भाई, n स्क्वायर अगर ऑर्बिटल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 2n स्क्वायर आ जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने बात कर ली रेडियाई की, बात कर ली साइज की, बात कर ली एनर्जी की, बात कर ली, एक और कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की। भाई mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 तो यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, आप n इक्वल टू 1 2 3 4 बोल सकते हो, या सेल k l m n ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लिखा, साइज ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, न्यूक्लियस से दूर होगी। नेक्स्ट है, सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एनर्जी आपने लिखा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब n की वैल्यू बढ़ेगी तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन किस में डिक्रीज हो रही है, माइनस में डिक्रीज हो रही है, यानी हम बोलेंगे एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जो सबसे पास का ऑर्बिट है उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी जीरो की तरफ, और n इक्वल टू इनफाइनाइट में जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज l इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। It defines the three-dimensional shape of the orbital. For a given value of n, L can have n values ranging from 0 to n minus 1. That is, for a given value of n, the possible value of L are L equal to 0, 1, 2, 3, 4, n minus 1 तक। ठीक, यानी यहां पे देखो जो L है, देखो n ने किसको रिप्रेजेंट किया, n ने एक ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया, एक सेल को रिप्रेजेंट किया। जैसे ये वही हमारा न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में क्या है, ये हमारे जो सर्कुलर ऑर्बिट हम रिप्रेजेंट करते हैं n इक्वल टू 1 2 3, ये ऑर्बिट है, या इनको सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इसको आप बोलते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। अब इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर पाई जाती है सब सेल्स। तो इन सब सेल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और L की वैल्यू क्या होगी भाई, L की वैल्यू होती है 0 टू n माइनस 1। ठीक, जैसे आपको बोल दिया जाए भाई n इक्वल टू 2 के लिए L की कौन सी वैल्यू आएगी, एक तो 0 आएगी और एक 1 आएगी, यानी सेकंड सेल में 2 सब सेल होगी। सिमिलरली आपसे पूछ लिया जाए n इक्वल टू 4 के लिए L की कितनी वैल्यूज होगी, L की एक तो 0 होगी, एक 1, एक 2 और एक 3, तो टोटल 4 वैल्यू आई। यानी 4 सेल में कितनी सब सेल्स होंगी, 4 सब सेल होंगी। कैसे भाई, एक तो होगा 4s, एक होगा 4p, एक होगा 4d और एक होगा 4f। ऐसे ही आप n इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करें तो L इक्वल टू 0, 1 और 2 आएगा। यानी 0 किसके लिए होता है, S के लिए, 3s, 1 होता है P के लिए, 3p और 2 होता है D के लिए, 3D। इसमें 3f प्रेजेंट नहीं होगा,
इसमें कोई डाउट है क्या? तो यही इसमें लिखा गया है भाई, एल की जितनी वैल्यू होंगी उतनी ही सब सेल्स होंगी, और एल की वैल्यू किसके इक्वल होती है? इक्वल टू एन, ठीक, 0 से n-1 तक। तो जितने जो भी सेल है उसमें उतनी ही सब सेल होंगी। जैसे 5th सेल है तो उसमें 5 सब सेल होंगी, 4 सेल है 4 सब सेल होंगी, 6 सब सेल है उसमें 6 सब सेल्स होंगी, 7th सेल में 7 सब सेल्स होंगी, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई क्या लिखा है, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 or more सब सेल्स और सब लेवल्स, द नंबर ऑफ सब सेल्स इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो, वैल्यू ऑफ एल जो आएगी 0 1 2 3 4 5 किसको रिप्रेजेंट करती है? एस पी डी एफ जी एच ऐसे रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एल की वैल्यू जो आ रही है वो रिप्रेजेंट कर रखा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये है m, gives information about the spatial orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axes। यानी ये m जो है ये हमें ये बताएगा भाई स्पेस में ऑर्बिटल कहां पे प्रेजेंट होगा, स्पेस में ऑर्बिटल के हमें ऑर्बिटल्स के क्या बताएगा? कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता है। फॉर एनी सबसेल डिफाइंड बाय एल वैल्यू डिफाइंड बाय एल 2l+1 वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल एंड दीज वैल्यूज आर गिवन बाय। तो देखो आप इसको ऐसे याद करेंगे भाई, जो m की वैल्यूज होती हैं, m की टोटल वैल्यू जो आएंगी -l2 + l तक होती है। फॉर एग्जाम्पल l इक्वल टू 0 होगा तो m की तो एक ही वैल्यू आएगी 0, l इक्वल टू 1 हो जाएगा तो m की कितनी वैल्यू आ सकती है? -1, 0 और +1। तो अब देखो l इक्वल टू 0 किसके लिए होता है? एस सब सेल के लिए, तो एस में एक ही ऑर्बिटल होगा यानी m की एक ही वैल्यू है। फिर l इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? p सब सेल के लिए, तो m की कितनी वैल्यू आई? 3 वैल्यू आई, यानी p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। सिमिलरली l इक्वल टू 2 अगर आप पुट करते हैं तो m की कितनी वैल्यू आएगी? -2, -1, 0, +1, +2, यानी यहां पे आपके कितने ऑर्बिटल होंगे l इक्वल टू 2 के लिए? 1 2 3 4 5, यानी हमारे l इक्वल टू 2 क्या होता है? d सब सेल, तो d में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ऐसे ही l इक्वल टू 3 किसके लिए होता है? f के लिए, तो f में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 7। सिमिलरली l इक्वल टू 4 किसके लिए होता है? g के लिए, इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे? बोलो भाई, -4 से लेकर +4 तक यानी 9 आएंगे। l इक्वल टू 5 किसके लिए होता है? h के लिए, उसके लिए आपके m की कितनी वैल्यूज आएंगी? बोलो 11 वैल्यूज आएंगी। तो ये यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। कर लेंगे भाई, ये हो गया, ये हमने अच्छे से कर लिया। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद यहां पे और क्या लिखा है? ईच ऑर्बिटल इन एन एटम देयरफॉर इज डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ n, l एंड m। यानी ऑर्बिटल जो है भाई, एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल, जैसे p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। अब हम एक ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करेंगे? पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी सेल में है, यानी n से बताएंगे। फिर उस सेल में कौन सी सब सेल में है, s में है, p में है, d में है या f में है, वो हम l की वैल्यू से बताएंगे, और m की वैल्यू से हम बताएंगे ये कौन सा ऑर्बिटल है। तो n, l और m के से हम एक ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए आपको कितने क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है? तो आप कहेंगे 3। कौन सा? n, l और m। एक ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है, वो है n, l एंड m। ठीक है भाई, ये कर लेंगे। अब इसके अलावा देखो, यहां पे एक फॉर्मूला गिवन नहीं है जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आता है आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक, एंगुलर मोमेंटम एक तो आपने वो पढ़ लिया, ऑर्बिट वाला वो पढ़ा, mvr इक्वल टू nh/2π। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैसे बताएंगे? एक सब सेल में ये होता है l इंटू l+1 इंटू h/2π, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं l इंटू l+1 इंटू h बार इक्वल टू होता है h/2π के। ठीक, तो यहां पे आप l की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे भाई आपको ऑर्बिटल, यहां पे इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, जैसे आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है एस सब सेल के लिए, तो एल की वैल्यू 0 पुट करो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा 0। फिर पी के लिए एल की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आ जाएगा? यहां पे 1 पुट करेंगे, 1+1 √2 इंटू h/2π, h/√2π आ जाएगा। डी के लिए एल की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आएगा? ये 2 इंटू 3 √6 आ गया, इंटू h/2π, ये आ जाएगा √3 √2 इंटू h/π।
ठीक, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब f के लिए कैलकुलेट करना है, f के लिए 3 होती है, इसकी वैल्यू 3 इंटू 4 तो इंटू h अपॉन 2 पाई, तो ये 2 अंडर द रूट 4 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया अंडर रूट 3 h अपॉन पाई। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं था, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन s, यहां पे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे ऑर्बिट में, देखो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, एक की क्लॉकवाइज होगी तो एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं s की 2 वैल्यूज से। ठीक, एक तो हमने बोल दिया क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ है, तो ये होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर जो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो ये 4 क्वांटम नंबर हमारे हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कहां बढ़ेंगे अब आगे, ये यहां पे बताया गया जो अभी मैंने आपको बताया स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। अब इसको समअप कर रहा है, ये समअप करेगा तो आप पढ़ लो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। एंड डिफाइन द सेल, डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड आल्सो टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड, देयर आर n सब सेल्स इन द nth सेल, ये मैंने आपको बताया है। L आइडेंटिफाई द सब सेल एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, देयर आर 2l प्लस 1 ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप इन ए सब सेल, दैट इज 1s ऑर्बिटल l इक्वल टू 0, 3p ऑर्बिटल यानी l इक्वल टू 1 के लिए, 5d ऑर्बिटल l इक्वल टू 2 के लिए पर सब सेल होंगे। ठीक, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। टू सम एक्सटेंट l ऑल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इसके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है m डिजिग्नेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। m क्या बताएगा भाई, ओरिएंटेशन बताएगा ऑर्बिटल की, कौन सी ओरिएंटेशन में है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, m हैज 2l प्लस वैल्यूज, 2l प्लस 1 वैल्यूज। ठीक, द सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर सब सेल, इट मींस दैट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर ओरिएंटेड, यानी भाई उतने ही ऑर्बिटल होंगे जितने वेज में आप उनको वहां पे जितने वेज में उनको ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। यानी जैसे भाई p में देख लो, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक px, एक py, एक pz। ठीक, तो यहां पे m की वैल्यू से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहे हैं। नेक्स्ट है ms यानी स्पिन क्वांटम नंबर, ms रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ms यानी ये है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या बता रहा है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ माइनस हाफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम 2.17, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। तो टोटल ऑर्बिटल बता दो कितना आएगा, 3 की पावर 2 यानी कितने आ जाएंगे, बोलो भाई 9 आ जाएंगे। ठीक, तो ये आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 2.18, यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो यहां पे देखो n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, यानी ये हो गया 2p। ठीक, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, ये हो गया 4s, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 3, ये हो गया 5f, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, ये हो गया आपका 3d। तो ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन और साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन। देखो अभी तक हमने पढ़ लिया भाई, चारों क्वांटम नंबर पढ़ लिए, n, l, m एंड s। ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, यानी इनसे हम क्या बता रहे हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, n, l और m, इससे हम बता सकते हैं एक ऑर्बिटल की पोजीशन। ठीक, कि कौन सी सेल में है, फिर उस सेल में कौन सी सब सेल में है, और m से उसका हम क्या बताएंगे, ओरिएंटेशन बताएंगे। ठीक, तो ये इन तीनों से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि यार चारों क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएंगे, क्योंकि स्पिन तो क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम एटम में किससे बता सकते हैं, 3 क्वांटम नंबर से बता सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे सेल में और सब सेल्स में जो ऑर्बिटल्स है तो इनका शेप कैसा होगा। तो इसमें देखो द ऑर्बिटल वेव फंक्शन और साई फॉर ऑर्बिटल वेव फंक्शन और साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग, इट इज सिंपली ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए जा सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, नोडल सरफेस बोलते हैं या नोड बोलते हैं। अब देखो यहां पे फॉर्मूला भी गिवन है, अगर आपको नोड्स बताने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला गिवन है, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं। डायरेक्ट आप एक काम करेंगे, अपनी एनसीईआरटी में या कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। देखो भाई, एक तो होता है रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। ठीक, एक होता है एंगुलर नोड या इनको हम बोलते हैं प्लेनर नोड,
यानी नोडल प्लेन्स भी बोलते हैं। तो इसका ये आता है एल से, ठीक। एल की जितनी वैल्यू होगी उतने ही एंगुलर नोड आएंगे और टोटल नोड्स आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, रेडियल नोड और एंगुलर नोड को, तो n-1 आ जाएगा। तो ये आपसे डायरेक्ट टोटल नोड्स पूछे जाते हैं हमेशा, लेकिन मैंने आपको रेडियल नोड और एंगुलर नोड भी बताया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 4s, ये पूछ लिया, तो यहां पे कितना आएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस एल की वैल्यू कितनी 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। एंगुलर नोड इसमें कितने आएंगे, एंगुलर नोड विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि एल की वैल्यू इसके लिए क्या है 0। टोटल नोड कितना आएगा n-1 यानी 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक। ऐसे ही आपसे पूछा जाए 4p के लिए बताओ भाई, 4p के लिए बताना है, तो रेडियल नोड कितने आ जाएंगे 4 - 1 इज इक्वल टू 2। एंगुलर नोड कितने आएंगे, एल की वैल्यू 1 होती है। टोटल नोड कितने आएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो या n-1 कर दो, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे आप टोटल नोड बता सकते हैं, ठीक। अब देखो एंगुलर नोड क्या होता है, प्लेनर नोड होता है। अब रेडियल नोड क्या होता है, स्फेरिकल नोड होता है। जैसे यहां पे आपका ये 1s है, तो 1s में यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। फिर इसके तो यहां पे ये 2s होगा स्फेरिकल, ठीक। 1s और 2s के बीच में ये स्पेस जो रहेगा इसको हम कहते हैं रेडियल नोड। फिर 3s आएगा, 3s भी ऐसे ही आएगा यहां पे ये, तो यहां पे ये जो स्पेस है इसको हम रेडियल नोड कहेंगे। तो ये 2 रेडियल नोड आपके बन रहे हैं 3s के लिए। ऐसे फाइंड आउट करते हैं। 4s के लिए फिर यहां पे एक और रेडियल नोड आ जाएगा, तो रेडियल नोड 3 आ रहे थे। अब s के लिए एंगुलर नोड 0 क्या होता है, क्योंकि ये स्फीयर है, इसमें कहीं भी ऐसा कोई प्लेन नहीं आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। समझ आया कि नहीं आप, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर आप p की बात करेंगे, भाई p में क्या होता है, एक तो px ऑर्बिटल होता है, py ऑर्बिटल होता है, pz ऑर्बिटल होता है। अब px ऑर्बिटल, जैसे px क्या होगा भाई, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो ये px ऑर्बिटल हो गया, ठीक। अब इसमें एंगुलर नोड कौन सा आएगा भाई, yz जो आपका प्लेन है इसमें कोई भी px का इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो ये आपका px के लिए एंगुलर नोड हो गया। सिमिलरली py के लिए कौन सा हो जाएगा, py के लिए xz एंगुलर नोड है, pz के लिए कौन सा हो जाएगा बोलो भाई, xy एंगुलर नोड या नोडल प्लेन हो जाएगा, ठीक। कर सकते हैं ऐसे ही, बाकी आप फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछे 3px में कितने एंगुलर, आपसे रेडियल नोड पूछे तो ये 2px है, इसके बाहर दूसरा ये आपका ये 3px आएगा, ये यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक। और ये 2px के इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला आपका जो ये स्पेस खाली है, ये स्पेस आपको खाली नजर आ रहा है, ये आपका रेडियल नोड है, ठीक। तो ये नोड हो गए, नोडल प्लेन हो गए। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो सारा ये एक्सप्लेन कर रखा आपको अच्छे से, ठीक। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो, यहां पे आपको 2px 2py और 2pz ये तीन आपको ये p के ऑर्बिटल डिफाइन किए गए हैं, यहां पे ये आपको s के ऑर्बिटल डिफाइन किए गए हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, ये देखो p ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस कॉल्ड लोब्स। ये देखो ये डंबल शेप में होते हैं, ये 2 लोब होते हैं इसके, तो ये लोब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। आप ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाएगा, आप बोलेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक। फिर इसके बाद ये बातें इसमें लिखी हुई है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज 0 ऑन द प्लेन वेयर द 2 लोब्स टच ईच अदर, द साइज शेप एंड एनर्जी ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल, दे डिफर हाउएवर इन द वे the lobes are oriented, since the lobes may be considered to lie along the x, y or z, they are given the designated position 2px 2py 2pz. It should be understood however that there is no simple relation between the values of ml -1 0 +1 and the x, y and z direction। देखो इसमें यह लिखा गया है भाई, जो आपके p के 3 ऑर्बिटल है px py pz वो सिमिलर होंगे, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंस होगी। px क्या होगा, x डायरेक्शन में होगा, py y डायरेक्शन में होगा, pz z डायरेक्शन में होगा। लेकिन आप m की वैल्यू यानी -1 0 और +1 देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सी x के लिए, कौन सी y के लिए, कौन सी z के लिए। आप बोल दें भाई m की वैल्यू जो 0 है वो z के लिए है तो बोल दो, आप बोल दे m की वैल्यू जो 0 है वो px के लिए है, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डी ऑर्बिटल्स। तो ये देखो सबसे पहले ये dxy है, तो dxy देखो कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं भाई। ये हमारा ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, तो ये आपका dxy ऑर्बिटल होगा, ठीक। तो यहां पे ये लोब्स जो गिवन है, ये डबल डंबल शेप होता है इसका, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है भाई, dxy ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पे है,
तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पे होगी, यहां पे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बता देंगे। सिमिलरली dxz के लिए है, तो यहां पे जहां पे मैंने x और y लिखा वहां पे x और z लिख लो, ठीक। उसके बाद dyz सिमिलर, जहां पे x और y लिखा yz लिख लो। फिर उसके बाद आता है dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो dx स्क्वायर y स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पे है, x और y एक्सिस पे, ठीक। यानी जैसे px और py में पाए जाते हैं, वहां पे dxy स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे, x और y एक्सिस के अलोंग, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे इनऑर्गेनिक में बहुत काम आएंगे, खास करके जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां काम आएंगे, और आपके केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएंगे, इसलिए अच्छे से आपको समझना है। अब देखो ये सारे जो ऑर्बिटल है dxy dxz dyz dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये सारे एक जैसे हैं, ठीक। ये सारे डबल डबल शेप है, लेकिन इनमें एक ऑर्बिटल अलग होता है, जो क्या है, dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर में क्या होता है भाई, dz स्क्वायर में देख लो, ये आपका ये z डायरेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लोब है, और यहां पे एक रिंग इलेक्ट्रॉन का पाया जाता है। तो सबसे अलग कौन सा होता है, dz होता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई d के ऑर्बिटल्स में सबसे अलग ऑर्बिटल का शेप कौन से का होता है, dz स्क्वायर का, बता देंगे। तो ये देखो, ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, यानी इनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन dz स्क्वायर का शेप अलग होता है। अब इसके लिए देखो, ये सारी बातें यहां पे लिखी गई है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है कि L इक्वल टू 2 के लिए 5 ऑर्बिटल आएंगे, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये बताया गया इसमें ना, ये एक्सप्लेन किया गया, ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, तो इनमें इनका शेप सेम होगा, इसका डिफरेंट होगा, ये सारी बातें यहां पे लिख करके समझा रखी है। और जो एंगुलर नोड और टोटल नोड की मैं आपको बात कर रहा था, वो ये फॉर्मूले यहां पे लिखे गए, जो पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद energy of orbitals. The energy of an electron in hydrogen atom is determined solely by the principal quantum number. Thus the energy of the orbital in the hydrogen atom increase as follow. देखो भाई, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो वहां पे क्या होगा भाई, सिंगल हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पे और इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो नहीं होगा। इसलिए भाई जो फर्स्ट सेल में सबसे कम एनर्जी तो यहां पे 1s की होगी, उससे ज्यादा 2s की होगी, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी सब सेल्स की एनर्जी सेम रहेगी। और फिर इसके बाद 3s 3p और 3d की एनर्जी सेम होगी, जैसा कि आपके यहां पे इस इक्वेशन में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनमें एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ओनली n पे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखो, यहां पे लिखा है द 1s ऑर्बिटल इन ए हाइड्रोजन एटम एज सेड अर्लियर correspond to the most stable condition and is called ground state, and an electron residing in this orbital is most strongly held by the nucleus. An electron in the 2s 2p और higher orbital in a hydrogen atom is in excited state. ये बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन में वो 1s में होता है, क्योंकि फर्स्ट वो ग्राउंड स्टेट में किस में रहेगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में। फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या है, एक ही आपकी सब सेल है 1s, तो 1s ऑर्बिटल में रहेगा। फिर उसके बाद हायर एनर्जी स्टेट क्या होता है, 2s और 2p में पाया जा सकता है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब देखो, इसने यहां पे एक डायग्राम दिया बहुत ही अच्छा, इसमें आपको समझाया गया है भाई ए में जो है ये आपका हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल का डायग्राम है। तो इसमें देखो 1s से एनर्जी ज्यादा किसकी, 2s और 2p की, लेकिन 2s और 2p की सेम है। उससे ज्यादा किसकी है, 3s 3p और 3d की, लेकिन तीनों की सेम है। लेकिन अगर बात करें बी वाले केस में, बी वाले फिगर में, यहां पे एनर्जी 2s 2p की अलग है, 3s 3p 3d की अलग है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी जो डिपेंड करती है n की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगी और l की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है, ठीक। क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है भाई, उनमें आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होता है। वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन भी होता है। इसलिए उनके एनर्जी जो है n पे भी डिपेंड करेगी और l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगी, ये इसमें बताया गया है। तो 1s से ज्यादा एनर्जी होगी 2s की, 2s से ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s की, 3s से ज्यादा 3p की, और 3p से ज्यादा 4s की, और 4s से ज्यादा 3d की। होना किसकी चाहिए थी, 3d की कम होनी चाहिए थी, 4s की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन 4s से ज्यादा किसकी आ रही है, 3d की। ये कैसे आती है, वैसे तो आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को डिफाइन करते हैं n प्लस एल। किसके ऊपर डिपेंड करेगी एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड कर रहा है,
n एज वेल एज l। तो देखो जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर किसी केस में n प्लस l की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां से n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग आप फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद, तो ये सारी बातें अगर आप पढ़ते हैं यहां पे ये सब लिखा हुआ है और ये इनकी एनर्जी डिफाइंड है। ठीक, जैसे अगर आप बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक ही सेल में एस से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, पी की, पी से ज्यादा एफ की, और सॉरी पी से ज्यादा डी की और डी से ज्यादा एफ की, ये यहां पे लिखा हुआ है। फिर इसने यहां पे कंपेयर किया है जैसे 6s 5d को 4f, 6p को 4s, 3d को, इनको अगर आप कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, मान लो मैं ये ले लेता हूं भाई, मान लो मैंने लिख दिया एक तो 6s की, 5d की लिख ली और 4f की लिख ली और 6p की लिख ली, इनकी एनर्जी डिफाइन करनी है। तो n प्लस l की वैल्यू फाइंड आउट करो, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 0 6, 4 प्लस 3 ये कितना आएगा, सॉरी 5 प्लस 2 7 और 4 प्लस 3 7 और 6 प्लस 1 7। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम है। अब यहां पे इन तीनों में देखो n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है, तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी 6p की सबसे ज्यादा, उससे कम 5d की, उससे कम 4f की। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की आप फीलिंग करते हैं। ये एक बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, NH सेल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, NS, फिर n-2f में, फिर उसके बाद n-1d में और फिर np में। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है। सबसे पहले NH सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा NS में, फिर उसके बाद n-2f में, फिर n-1d में, फिर np में। कर लेंगे भाई। तो ये सारी बातें यहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है। ठीक, इसमें यह भी बताया गया है भाई, अगर यहां पे देखो, अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखो हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई यहां पे आपके मल्टी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, इलेक्ट्रॉन पे ओनली क्या है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें क्या होगा भाई, यहां पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होगा। तो अब इस पे जो नेट पॉजिटिव चार्ज है यानी प्लस ZE है वो कम लगेगा। तो ये जो नेट इफेक्टिव चार्ज है इसको हम Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENCV शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक, क्योंकि देखो होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 10 यूनिट लगना चाहिए था, 10 का इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के कारण मान लीजिए 1 यूनिट का रिपल्सन हो रहा है, तो नेट रिजल्ट कितना आया, 9 आया। तो इस 9 को क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव कहते हैं। तो इस पैसेज में सारा ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो ये समझ लो, उसमें पढ़ने से ज्यादा अच्छा है आप समझ लो। ठीक, समझ में आ जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, फिर इसके बाद देखो, बोथ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन डिपेंड ऑन द सेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यानी n और l दोनों पे डिपेंड करेगा, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। फिर इसके बाद ये देखो भाई, फॉर ए गिवन सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द Z इफेक्टिव एक्सपेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस देन p और इलेक्ट्रॉन विच इन टर्न बी बेटर टाइटली बाउंड देन d ऑर्बिटल। ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए n सेम हो जाए तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे होगा, s पे, उससे कम p पे, उससे कम d पे और सबसे कम f पे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसका, न्यूक्लियस का, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब सेल्स बट फॉर सेम सेल। समझ आया कि नहीं आप? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये इसने यहां पे n प्लस l रूल एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सब सेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। देखो भाई, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन सेम सब सेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे Z इंक्रीज होगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, सेम सब सेल में डिक्रीज होगी। यानी अगर हम सेल सेम फिक्स कर दें, ये हमने फिक्स कर दिया, तो एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज एनर्जी ऑफ सब सेल डिक्रीज, यही इसमें समझाया गया है। और ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में एग्जामिनर इसको रिपीट कर सकता है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। समझ आ गई नहीं आप, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो भाई, उसने क्या कर दिया, L उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक, उसने क्या कर दिया, n प्लस l की अगर हम बात करें, यहां पे उसने ना दोनों ही फिक्स कर दिया, NB और LB। ठीक, तो सबका 2s लिया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के लिए। अब बोल रहा है जैसे जैसे Z बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आएगी सब सेल। तो 2s जो है पोटेशियम के लिए हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम सबसे ज्यादा पास होगी, और न्यूक्लियस के जितनी पास सब सेल होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि हम एनर्जी क्या लिख रहे हैं भाई, एनर्जी हम देख रहे हैं एज आर इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज। भाई न्यूक्लियस से आपका इलेक्ट्रॉन जितना दूर है एनर्जी उतनी ज्यादा है, लेकिन जब जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो आपके 2s सब सेल पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, 2s सब सेल ज्यादा पास आएगी, जिसके कारण क्या होगा, बोलो भाई उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी एनर्जी माइनस में इंक्रीज होगी, लेकिन आप क्या बोलेंगे, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यह आपको ध्यान रखना है, एज z इंक्रीज फॉर सेम सब सेल देन क्या बोलेंगे, एनर्जी डिक्रीज। ये ध्यान रखो, यही इसमें लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम। जो फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल है वो हम ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं भाई ऑफबो क्या है, ऑफबो एक साइंटिस्ट है, ऑफबो साइंटिस्ट नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, टू बिल्ड अप, बिल्डिंग अप। ठीक, बिल्डिंग अप यानी आप क्या करते हैं, बिल्डिंग जब बनाते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, नींव रखेंगे, फिर हम क्या बनाएंगे उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, ऐसे एनर्जी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है। तो ये अफबो प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो भाई यहां पे इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। In other words, electron first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbital only after the lower energy orbital are filled। यानी अफबो प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल क्या होंगे, फिल किए जाएंगे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर ये वाला एनर्जी ऑर्बिटल जब फिल हो जाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। अब आप यहां पे 1s 2s इसका अगर ऑर्डर यहां पे वैसे लिख दिया इसने, लेकिन अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको रैंडम इनमें से कोई भी उठा के दे दे तो आपको पता करना है कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो सिंपल आपको मैंने बता दिया n+l रूल फॉलो करो। एज वैल्यू ऑफ n+l इंक्रीज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज, और n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है उसकी e की वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसे करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो ये फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के लिए सिखाया भी था पीछे 6s 4f 5d और 6p वाले के लिए। नेक्स्ट देखो पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। Pauli exclusion principle can also be stated as only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin. This means that the 2 electrons can have the same value of 3 quantum numbers यानी n, l and m but must have the opposite spin quantum number। इसका मतलब समझे, वो ये बोल रहा है भाई किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर यानी n, l, m एंड s सेम हो जाए। क्या हो सकता है, ये तीनों सेम हो सकते हैं बट ये तीनों सेम हो सकते हैं लेकिन उनका s क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब तीनों सेम होने का मतलब क्या है, सेम सेल है, सेम सब सेल है, m भी सेम हो गया यानी सेम ऑर्बिटल है। ठीक, अब सेम ऑर्बिटल हो गया तो सेम ऑर्बिटल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर +½ है तो दूसरे का क्या होगा, -½ होगा। तो यह है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ये कहता है कि एक एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, यानी अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनका दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, डिफरेंट होगा, +½ और -½ होगा, यानी दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। नेक्स्ट देखो यहां क्या लिखा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n²। मैं पहले ही बता चुका हूं NH सेल में n² ऑर्बिटल होंगे तो 2n² आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जैसे एग्जाम में पूछ लिया भाई, पहले आपने पढ़ा n = 3 के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, n² दैट इज इक्वल टू 9 ऑर्बिटल होंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। अब IIT ने पता क्या किया भाई, n = 3 के लिए ऐसे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके s की वैल्यू क्या होगी, +½ होगी।
अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं थर्ड सेल में 18, तो 18 में से आधे तो क्या होंगे जिनकी प्लस हाफ स्पिन होगी और आधे क्या होंगे माइनस हाफ स्पिन होगी। तो प्लस हाफ कितने की होगी 9 की और माइनस हाफ कितने की होगी 9 की। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो शानदार क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे करवा दिया। नेक्स्ट देखो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें लिखता है इट स्टेट्स pairing of electron in the orbital belonging to the same subcell does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electron each, that is it is singly occupied। यानी ये बोल रहा है भाई जब आप सेम सबसेल, जैसे मान लीजिए पी सबसेल की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो आप कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएगा, पेयरिंग नहीं करेगा, पहले क्या होगा ये पूरी सबसेल हाफ फिल्ड होगी। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहां से आपने ये हटा दिया, जैसे यहां से आपने यह इलेक्ट्रॉन यहां पे 1 2 और थर्ड यहां ले आए, ये भी रॉन्ग है। यानी क्या होगा पहले हमारी सबसेल क्या होगी हाफ फिल्ड होगी और हाफ फिल्ड होने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ऐसे अगर हम देखें पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में हाफ फील्ड होंगे पहले पूरे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। ऐसे ही डी सबसेल में पूछ ले, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। जी सबसेल में कितने होते हैं, जी सबसेल में आपके 9 ऑर्बिटल होते हैं तो हम क्या कहेंगे 10th और इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो पेयरिंग करेगा। एच सबसेल में 11 ऑर्बिटल होते हैं तो 12th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयरिंग करेगा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जो आप आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखो सिंस देयर आर 3p 5d एंड 7f ऑर्बिटल्स, तो इसमें बता रहा है कि 4th 6th एंड 8th इलेक्ट्रॉन में रिस्पेक्टिवली उनकी पेयरिंग होगी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लास्ट टॉपिक है। देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, यहां पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी वो आपने देख लिया अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में होंगे। तो जैसे यहां पे सबसे पहले अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में क्या है एक ही ऑर्बिटल 1s में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हीलियम में क्या आएगा 1s में एक इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरा वहीं पे पेयरिंग कर लेगा अपोजिट स्पिन के साथ। फिर लिथियम में 1s में आ गए तो फिर 2s में एक आ जाएगा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन 2s में पेयरिंग करेगा, 1s2 हो गया 2s2। बोरोन में 1s2 2s2 एक 2p1 में जाएगा। कार्बन में 1s2 2s2 2p2। तो ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी जो बिल्कुल सिंपल है, आप सब अच्छे से जानते हैं। अच्छा यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं भाई, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आपको दे रखी है वैसे ऑलमोस्ट पूरी आपको समझा रखी है, लेकिन आप है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक काम करो, ओनली 30 नंबर तक Z = 30 नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, बाकी अभी याद मत करो, जो कि बिल्कुल सिंपल है। N+L रूल से आप फिलअप कर सकते हैं, पहले 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो 30 तक आपका यहां से हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना, जो आपका क्रोमियम है और जो कॉपर है वो N+L रूल को वॉयलेट करते हैं, यानी अफबो प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं। उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्रोमियम का 3d5 और 4s1 होता है, और ऐसे ही कॉपर का क्या होता है 3d10 4s1 होता है। ये तो एक्सेप्शन है, दोनों याद करना। इसमें आप ओनली 30 तक याद करो, इसके बाद के जो है ना वो मैं आपको धीरे धीरे याद कराता चलूंगा। जैसे भाई हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक में रिवाइज कर लेंगे, पी ब्लॉक के पी ब्लॉक में रिवाइज करेंगे, डी ब्लॉक के डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक के एफ ब्लॉक में। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो हमें एक साथ सारे नहीं याद करने पड़ेंगे, दूसरा बेनिफिट ये होगा धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे अगर आप याद करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, तो ये आपके लिए बेस्ट मेथड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो भाई क्या है, अब यहां पे ये बताया गया इसने, one may ask that what is the utility of knowing the electronic configuration? The modern approach to chemistry in fact depends upon almost entirely on electronic distribution to understand and explain the chemical behavior। भाई हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ रहे हैं, भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही हम बता सकते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये बॉन्डिंग जो होगी वो किसके बेसिस पे हुई, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हुई। तो पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करती है। और जब मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा तो उसमें ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे
एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। हम किसी क्वेश्चन को नहीं रटेंगे, हम एक्सेप्शन को नहीं रटेंगे, ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करेंगे और सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए। तो आज तो आप 30 तक का करेंगे। बाकी इसमें यही बातें लिखी है, क्वेश्चन लाइक व्हाई 2 और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, why some elements are metal and other are non-metals, why elements like helium and argon are not reactive but element like halogens are reactive, find simple explanation from the electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ये बता सकते हैं कौन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कौन डबल बॉन्ड बनाएगा, कौन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे। ठीक, उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कौन सी मेटल से यानी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन से नॉन मेटल से यानी कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हीलियम नॉन रिएक्टिव क्यों है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है इनर्ट गैसेस का, और जो हैलोजेंस है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हम किससे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स। तो देखो इसमें है ना, यहां पे आपको क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया गया है और ये एक्सेप्शन क्यों आया ये बताया गया है, लेकिन इसका रीजन जो है भाई इनकी हाफ फील्ड की और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी क्यों होती है यहां पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके दो रीजन है, एक तो है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो ये आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फील्ड है, और ये इसके बाद नेक्स्ट आपका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो फुल फील्ड तो इसमें नहीं दे रखा, फुल फील्ड में क्या होगा भाई, सब में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी का एक रीजन तो हो गया सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, दूसरा रीजन जो इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज एनर्जी। अब देखो भाई यहां पे जब आपके इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, एक बात का यह भी ध्यान रखना है, जब आप यहां पे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो करते हुए पूरी सब सेल को हाफ फील्ड करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन का यहां पे स्पिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि ये कर दिया चलो वन का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, ऐसा नहीं कर सकते। तो हाफ फील्ड में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब यही है कि सबकी स्पिन क्या होगी, सेम होगी। तो अब इनकी सबकी स्पिन सेम है तो सबकी एनर्जी भी सेम है क्योंकि ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है और डिजेनरेट ऑर्बिटल में सब सेम स्पिन वाले हैं, तो आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले के साथ कर सकता है, थर्ड वाले के साथ कर सकता है, फोर्थ वाले के साथ कर सकता है और फिफ्थ वाले के साथ कर सकता है। तो फर्स्ट के कितने एक्सचेंज हुए, टोटल 4 एक्सचेंज। सिमिलरली सेकंड का चेक करो, सेकंड फर्स्ट वाले के साथ ऑलरेडी कर चुका है, थर्ड वाले के साथ करेगा, फोर्थ वाले के साथ करेगा, फिफ्थ वाले के साथ करेगा। इसके कितने आए, 3 एक्सचेंज आए। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला किसके साथ कर सकता है, फोर्थ और फिफ्थ के साथ। फर्स्ट सेकंड के साथ पहले 2 केस में कर चुका है तो इसके 2 एक्सचेंज आएंगे। फिर नेक्स्ट बचेगा आपका फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन जिसका ओनली 1 एक्सचेंज आएगा, किसके साथ, फिफ्थ वाले के साथ। एक ये हो गया, तो 4, 3, 2 और 1 टोटल कितने एक्सचेंज हो गए, टोटल 10 एक्सचेंज हो गए। समझ आया कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक हाफ फील्ड डी सबसेल है तो उसमें क्या होगा, टोटल 10 एक्सचेंज पॉसिबल है। अब अगर आपसे बोला जाए भाई एक फुल फील्ड डी सबसेल है तो इसमें कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, देखो भाई 10 तो क्लॉकवाइज वालों के हो जाएंगे और बाकी 10 किसके आएंगे, जो आपके एंटी क्लॉकवाइज है। तो 10 और 10 टोटल कितने हो गए, 20 एक्सचेंज। यानी फुल फील्ड सबसेल में हाफ फील्ड से भी ज्यादा यानी उसके डबल एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। इसलिए फुल फील्ड हाफ फील्ड से भी ज्यादा स्टेबल होता है और हाफ फील्ड जो है वो क्या होगा भाई, जो पार्शियल फील्ड है उनसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, यहां से आप पढ़ सकते हैं। अब देखो इसके बाद यहां पे एनसीईआरटी में है ना, सभी के यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद ना करें, ये मैं आपको अलग से याद कराऊंगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो आप मेनली 30 तक फोकस करेंगे, बाकी आपको जितना मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एनसीईआरटी में पढ़ाया है, अगर इतना आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका आप एग्जाम में आराम से एक एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई मैंने कोशिश ये की है एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको अच्छे से रिवाइज कराया जाए। देखो एक एक लाइन तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट लाइंस है, एक एक लाइन हमने पढ़ी है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एग्जामिनर ने पहले कैसे क्वेश्चन पूछा है, आगे आपसे कैसे पूछ सकता है, यह भी आपको समझाया है। इसके साथ साथ यह भी बताया है कि आप कहां पे मिस्टेक कर सकते हैं और कोशिश ये की है कि एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ हम कंप्लीट रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो पूरा प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का
एनसीईआरटी के साथ साथ रिवीजन हो गया, आप कहां पे मिस्टेक कर सकते हैं वो पता चल गया, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको पता चल गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर देखने के बाद अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फुल कॉन्फिडेंस है। अब चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि जितना आपको इस लेक्चर में पढ़ाया गया है वहीं से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी यहीं से पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही लगे रहो, इन लेक्चर को अच्छे से फॉलो करते रहो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करो। अगर किसी पॉइंट के बारे में आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं उसको हाईलाइट या अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि सर अगर हर पॉइंट को अंडरलाइन कर रहे हैं हाईलाइट कर रहे हैं मैं भी करूंगा। आप ओनली उन पॉइंट्स को करो जो आपको याद नहीं रहते या जिनके बारे में आपको पता नहीं है। अब मान लो यार मैं इलेक्ट्रॉन बाई मास का रेशो बता रहा हूं आपको, जो चार्ज बाई मास का रेशो बता रहा हूं, आप पहले से ही जानते हैं, कोई जरूरत नहीं है। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जो आपको नहीं आता वही करना है, ठीक। तो ऐसे अगर आप करेंगे इससे आपका टाइम सेव होगा और आप जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। तो ऐसे करो भाई, जो पॉइंट याद नहीं रहते या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओनली उन्हीं को अंडरलाइन या हाईलाइट करके रिवाइज करें, ताकि टाइम सेव कर सके, हम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सके, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सके। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू।